नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। वणक्कम। तमिलनाडु के उन दर्शकों के लिए जो हिंदी में जानना चाहते हैं कि उनके प्रदेश में क्या होने वाला है, बहुत अचरज मत कीजिएगा कि तमिलनाडु में इस बार पूरी तरह से मामला गड़बड़ हो जाए। गड़बड़ किसके लिए हो जाए? डीएमके के लिए गड़बड़ हो जाए, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के लिए गड़बड़ हो जाए, उसके मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के लिए गड़बड़ हो जाए, उदयनिधि स्टालिन के लिए गड़बड़ हो जाए, या फिर यूं कहें प्रतिद्वंदी उनकी पार्टी है एआईडीएमके, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, उनके लिए गड़बड़ हो जाए। और लेकिन बाजी कहां आ जाए, किसके हक में आ जाए? अगर भारतीय जनता पार्टी 2017 जैसा कुछ तमिलनाडु में कर दे तो आप आश्चर्य मत कीजिएगा। जब 2017 की बात कर रहा हूं मैं, तो उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, जहां अचानक से 403 सदस्यीय विधानसभा के अंदर में भारतीय जनता पार्टी ने जीत लिया 300 से ज्यादा सीटें, और अपने मन मर्जी के मुताबिक, चेहरा नहीं थे कहीं भी योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया। तो मैं ये नहीं कह रहा उत्तर प्रदेश होने वाला तमिलनाडु, लेकिन मुझे लग रहा है काफी हद तक तमिलनाडु नहीं कुछ होने वाला है तो पश्चिम बंगाल जरूर होने वाला है। पश्चिम बंगाल में 2022 में जो हालात थे, भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं थी और मुख्य प्रतिपक्षी दल के तौर पे उभर के चली आई हो। 77 सीट जीत लिए। आज की तारीख में प्रतिपक्ष के नेता भारतीय जनता पार्टी, वो भारतीय जनता पार्टी जिसकी संख्या शून्य हुआ करती थी, बड़ी मुश्किल से वहां फाइट करते करते ममता बनर्जी पहुंची थी। और ममता बनर्जी के राज में ममता बनर्जी पर आरोप लगता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का अभ्युदय काल निकाल दिया। कमोबेश पश्चिम बंगाल जैसा ही सिनेरियो मुझे दिख रहा है 2026 में तमिलनाडु में। भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं है उस विधानसभा में। 234 सदस्यीय विधानसभा है तमिलनाडु का, उसमें 4 विधायक गिन करके उंगलियों पे, बड़ी मेहनत के बाद वो 4 विधायक जीते हैं। पिछली बार वहां के अध्यक्ष थे के अन्नामलाई, आईपीएस, पूर्व आईपीएस अधिकारी रहे हैं। थोड़ी पढ़ाई लखनऊ में भी हुई है और आईपीएस की नौकरी छोड़ करके 2019 में राजनीति में चले आए थे। उन्होंने कुछ ऐसा हाक मारा कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल शून्य संख्या रहने वाली तमिलनाडु विधानसभा के अंदर, वो 4 विधायक जीत के ले आए। पूरी ताकत लगाई गई थी उस समय। पिछले विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूं मैं, बात कर रहा हूं 2021 के विधानसभा चुनाव की। अब 2026 है। 2026 में जो हालात दिख रहे हैं तमिलनाडु के, उसके आधार पे कह रहा हूं, बहुत अचरज मत होइएगा अगर तमिलनाडु 2021 के पश्चिम बंगाल जैसा दिखे आपको। विधानसभा के अंदर बहुत मुमकिन है कि भारतीय जनता पार्टी प्रतिपक्ष में मौजूद हो, सबको छकाती हुई प्रतिपक्ष में मौजूद हो। मैदान वहां बिल्कुल पूरी तरह से डीएमके और एआईडीएमके के संघर्ष के बीच रहता है, जैसा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और सपा समाजवादी पार्टी के बीच हुआ करता था। अगर समाजवादी पार्टी और बसपा जाके मिल जाया करती थी तो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में आना बिल्कुल गैर मुमकिन था। और 2021 में जाकर के 2017 में जाके चमत्कार हुआ। अचानक से समाजवादी पार्टी 200 ज्यादा संख्या पे थी, वो हारी सत्ता से गई और भारतीय जनता पार्टी को 300 से ज्यादा सीटें मिलाई थी। तो उत्तर प्रदेश की बात मैं कह रहा हूँ। और तमिलनाडु में 234 सीटें हैं। वहां से मुकम्मल सरकार बनाने के लिए चाहिए, मोटे तौर पे संख्या जो चाहिए 120 125 की संख्या चाहिए। वहां पर सरकार उसकी ही बनेगी जो 130 के आसपास होगा। तो क्या भारतीय जनता पार्टी 130 की नंबर चेक कर पाएगी? बिल्कुल नामुमकिन सा मामला। भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल रहे हैं, अभी रविवार को त्रिची वहां एक शहर है, वहां पर बड़ी शानदार सभा हुई गृह मंत्री अमित शाह की, जो कह रहे हैं इस बार पूरे चाणक्य रोल में है तमिलनाडु में। उनके लोगों, सभा की सफलता के बाद उनके लोग आकलन कर रहे हैं 120 ऐसे सीट भारतीय जनता पार्टी ने पहचान कर लिया है। वहां पे एक नन्नम उरु मोदी पोंगल करके एक अभियान चलाया। वहां के नयनार नागेंद्रन जो अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने पूरे राज्य में भ्रमण किया। मोटे तौर पे कहते हैं 120 सीटें उन्होंने पहचान की है माइक्रो लेवल पर, जहां भारतीय जनता पार्टी दिखेगी लड़ती हुई आपको। तो 120 सीट भी बहुत बड़ी होती है। क्या 120 सीटें 233-34 में से क्या भारतीय जनता पार्टी किसी अलायंस के साथ अलायंस करे भी, गठबंधन करे भी, आज 120 सीटों से मिल जाए? ऐसा मुमकिन है क्या? लोग कह रहे हैं वहां के, बहुत करेक्ट करके कह रहे हैं 130 तो भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलेगा, लेकिन 120 सीटें ऐसी हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी के वोट इस बार परिलक्षित होते दिखेंगे। और इसके पीछे एन नागेंद्रन की जो पदयात्रा है, जो त्रिची में समाप्त हुई है, जो विशाल जनसभा में तब्दील हुआ, जहां गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे, तो वहां लेकर लोग कह रहे हैं 120 संख्या बड़ी बात होगी। 4 विधायक कहां विधानसभा में और 120 तक पहुंच जाएंगे, टच कर जाएंगे, और वो भी तमिलनाडु में, जहां पे लगातार ये बात होती रही है। तमिलनाडु की पूरी पृष्ठभूमि अगर 68-67 की बात करें, 67 वहां हिंदी का विरोध इस कदर शुरू हुआ कि वहां पूरी राजनीति ही पलट गई। उससे पहले अगर बात करें आजादी से पहले,
तो वहां पर जो कुछ भी हुआ वर्णवाद या हिंदू के खिलाफ, खंड वर्णवाद व्यवस्था के खिलाफ, वहां पे कहते हैं पूरा आंदोलन उठ खड़ा हुआ, दलित मूवमेंट इस कदर खत्म हुआ कि वहां से जो तमिल ब्राह्मण वहां के डिसेसिव फोर्स हुआ करते थे वो सब छोड़ के चले गए तमिलनाडु। जब तमिल ब्राह्मण की बात कर रहा हूं तो मैं सुवर्णम स्वामी, जिसके बारे में बहुत चर्चा रहती है, उनकी बात कर रहा हूँ, उन जैसे लोगों की बात कर रहा हूँ। उनके परिवार के जो तमिलनाडु को पूरे राज करते थे, कहते हैं राजगोपालाचारी, जो रिश्ते में बाद में उनका पारिवारिक रिश्ता भी बना गांधी जी के परिवार से, राजगोपालाचारी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट थे स्वतंत्रता आंदोलन में। उस समय वहां पेरियार का एक आंदोलन चला पूरी वर्ण व्यवस्था के खिलाफ और लगभग लपेट दिया। 67 की बात है, वहां पर जब अन्ना दोरई के सब प्रतिनिधि के तौर पर करुणानिधि ने आंदोलन चलाया हिंदी के विरोध में, बिल्कुल पाट दिया गया। तो जहां इतना तल्ख विरोध है वहां पर हिंदी हर्टलैंड की पार्टी भारतीय जनता पार्टी अगर प्रतिपक्ष में आने की स्थिति में आ गई या सत्ता पक्ष में आने की स्थिति में आ गई, बड़ी बात है। बड़ा बदलाव होता हुआ दिख रहा है इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से या हिंदी हर्टलैंड की पार्टी के लिहाज। वहां भारतीय जनता पार्टी के लिए वो प्रदेश इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जो हालत हुई है 2024 के लोकसभा चुनाव में, भारतीय जनता पार्टी 240 पर सीमित आई, तो उसमें जो दक्षिण के राज्य हैं जैसे तमिलनाडु हुआ, केरल हुआ, वहां पे जो शून्यता है भारतीय जनता पार्टी को, उसने बड़ा नुकसान किया है। पूरा राष्ट्रव्यापी विस्तार करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। इस लिहाज से अमित शाह ने चाणक्य नीति के तहत इस बार बिल्कुल खूंटा गाड़ा तमिलनाडु में जाकर के। ये त्रिची की जनसभा कहती है, उन्होंने वहां पे जो एम्बुलेंस कह रहे हैं ना, एआईडीएमके और डीएमके के बीच संघर्ष रहता है हमेशा। जी जयललिता की पार्टी है एआईडीएमके। एआईडीएमके में अभी फिलहाल जो वहां देख रहे हैं उसे इडप्पी पिलानी स्वामी देख रहे हैं। ये पिलानी स्वामी जो है अभी महासचिव है एआईडीएमके के, एआईडीएमके उस एआईडीएमके के जिसे जयललिता संभालती थी। करुणानिधि और जयललिता की लड़ाई बड़ी मशहूर हुआ करती थी। और सत्ता पक्ष में अभी एमके स्टालिन साहब है। एमके स्टालिन करुणानिधि के पुत्र हैं। करुणानिधि इस दुनिया में है नहीं, लेकिन उनकी भी उम्र 70 साल हो गई है और 70 साल के एमके स्टालिन चाहते हैं अपने जीते जी, अपने स्वस्थ रहते हुए, अपनी मौजूदा स्थिति में ही अपने बेटे उदयनिधि को पॉलिटिक्स में स्थापित कर दे। इसके लिए उन्होंने वहां उप मुख्यमंत्री बना रखा है उदयनिधि को, अपने उदयनिधि स्टालिन, उपनाम भी स्टालिन ही दे रखा है वहां। तो उस लिहाज से जो मुख्यमंत्री हैं, फिर से डीएमके की सरकार है, सब कुछ वहां है। इनफैक्ट करुणानिधि के परिवार के लोग ही वहां हैं अलग अलग जगहों पे। उनके बड़े भाई जो एमके स्टालिन के बड़े भाई हैं, अल्लागिरी कहते हैं, साउदर्न तमिलनाडु उनका बड़ा प्रभाव है। इसी ढंग से कन्नी मोदी जी केंद्रीय मंत्री हुआ करती थी यूपीए सरकार में, वो है अपने हिसाब से, वो भी करुणानिधि की बेटी पर एमके स्टालिन की बहन है जो उदयनिधि की बुआ होंगी वो। और इसी ढंग से इसी रिश्ते में बहुत सारे लोग हैं जो करुणानिधि के या डीएमके के पॉलिटिक्स करने वाले, अलग अलग इलाके में सबने एक खेमाबंदी कर रखा। उस अभेद्य दुर्ग को बारंबार ध्वस्त करती रही जयललिता, अपने हिसाब से मुख्यमंत्री बनती रही, जीतती रही। उन्होंने एक राष्ट्रीय चेहरा लेकर के डीएमके द्रविड़ मुनेत्र कार्यक्रम में द्रविड़ आंदोलन उसको राष्ट्रीय चेहरा देते हुए एक पार्टी खड़ी की, अपने हिसाब चलती आई। और वो उन्होंने नहीं किया। इनफैक्ट करुणानिधि के मित्र हुआ करते थे एमजी रामचंद्रन ने ही ये काम किया है, डीएमके संस्थापक थे। और 1991 में जयललिता उनकी फैंसी के तौर पे मुख्यमंत्री कुर्सी पे आई, पूरी पॉलिटिक्स वहां चलती रही। तो ये थोड़ा इतिहास में आपको बता दिया। लेकिन अभी मौजूदा हालात है जहां पर पूरा एक्शन फील्ड होता हुआ दिख रहा है। वहां बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है, एक नए व्यक्ति तौर पर निभर के, नया क्या, तमिलनाडु के लिए बहुत पुराने व्यक्ति हैं, वहां के एक्टर है और वहां के सिने जगत के बड़े मशहूर एक्टर है। कहते हैं विजय जब पर्दे पे आते हैं तो लोग सहम जाते हैं, तालियों के अलावा और कोई सूझता नहीं। वो जन नायिका में उनकी फिल्म रिलीज हुई, वहां तमिलनाडु के पर्दे पर लगी है। इस फिल्म के रिलीज के साथ उन्होंने घोषणा कर दी है 28 दिसंबर को कि वो फिल्मी दुनिया संन्यास ले रहे हैं, क्योंकि जो पर्दे पर उनकी छवि है उसको व्यवहार में उतारना चाहते हैं। उनका जो फैन फॉलोइंग है उसके बीच में समाज सेवा के तौर पर, प्रतिनिधि तौर पर काम करना चाहते हैं। और उनकी जो पार्टी है टीवीके, सब बड़ी संख्या में पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ने की तैयारी में। वहां फिल्मी नायकों का बड़ा योगदान है तमिल के समाज में। और टीवीके का जो स्टैंड है वो धुर भारतीय जनता पार्टी विरोधी है, आपको बता दें। और वो कहते हैं डीएमके से उनका जो एक धुर, डीएमके भी अपने हिसाब से द्रविड़ मूवमेंट भी भारतीय जनता पार्टी की खिलाफत वाली मूवमेंट है। तो कहते हैं वोटों का बंटवारा दरअसल अगर टीवीके के एक्टिव होने के बाद डीएमके के वोटों का बंटवारा होगा। इसके नतीजा क्या होगा कि जो एआईडीएमके के वोट हैं, जो विपक्ष के वोट हैं, एक मुश्त अपने जगह पे रहेंगे। एक मुश्त क्या रहेंगे, कहते हैं डीएमके के जो सहयोगी दल हैं उसमें कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है और कांग्रेस के अंदर ही एक बात को विभाजन है कि वो इस बार अकेली चुनाव लड़े या डीएमके के सहयोग में ही लड़े। मतलब इनफैक्ट इंडिया गठबंधन के तहत ही वहां कांग्रेस पार्टी लड़े या अलग से चुनाव लड़े।
वो इसलिए कांग्रेस के अंदर इस बात की बड़ी खफा है, रंजिश है कि डीएमके सरकार में तो सहयोगी तौर पे कांग्रेस पार्टी को शामिल करती है, लेकिन सरकार में शामिल नहीं करती। तो एक धड़ा बड़ी तसल्ली से, बड़ी ताकत से कह रहा है कि ऐसा मूर्ख बनने के लिए वहां बने रहने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा वहां जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी अखिल विस्तार के तहत तमिलनाडु में बहुत बड़ी संख्या में अकेले असर्टिव होती दिख रही है, कांग्रेस को भी जाना चाहिए। तो अगर कांग्रेस पार्टी वहां जाती है, जाहिर तौर पर सत्ता पक्ष जो डीएमके का अकेली जाती है अगर, तो डीएमके के वोट में भी विभाजन होगा। डीएमके के वोट में और किसका विभाजन होगा? जोसेफ विजय चंद्रशेखरन के भी वही वोट का विभाजन करेंगे बड़े संख्या। तो एक रास्ता बनता है, वो रास्ता बनता है एआईडीएमके और बीजेपी अगर कायदे से गठजोड़ करके विपक्षी गठबंधन के मजबूती के साथ मैदान में उतरे तो चमत्कार हो सकता है, जिसकी बात मैं कह रहा हूं। एक अचरज वाली बात हो सकती है, तमिलनाडु की विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी या तो विपक्ष में बैठी हुई नजर आएगी या विपक्ष माने प्रतिपक्षी दल के तौर पर। जिस ढंग से जो कहते हैं लाल किला को ढहा था, जिस ढंग से पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की निर्दल के तौर पर उभर के चली आई थी, 77 विधायकों के साथ वहां विपक्ष में शामिल है, इसी ढंग से तमिलनाडु विधानसभा में अचरज वाली बात हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी जो धुर उत्तर भारत की पार्टी है, वहां प्रतिपक्ष के नेता के दल के तौर पर शामिल होगी। ये संभव होता हुआ दिख रहा है। जब आप मई अप्रैल में जो चुनाव हो रहा है उसके नतीजे जब आ रहे हैं, मार्च अप्रैल या मई अप्रैल में जब भी आए, उद्घोषणा होनी बाकी है, चुनाव होना है मार्च के आसपास कोई तारीख होगी, अप्रैल के आसपास कोई तारीख होगी, तो जो रिजल्ट आएंगे तो आपको ऐसा होता हुआ दिखेगा 2026 में तमिलनाडु की विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी एक महत्वपूर्ण स्थिति में आएगी। कह रहे हैं कि वहां का पूरा काम काज दिया गया है पीयूष गोयल के जिम्मे। निगरानी तो कर रहे हैं खुद अमित शाह, जो चाणक्य भूमिका में है, वही तय कर रहे हैं कि इसके साथ गठजोड़ रहेगा, कौन सा गठबंधन रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा। पीएमके एक दल है, एस रामदास का, अंबू रामदास उनके बेटे हैं। पिछली बार दोनों बाप बेटे में लड़ाई हो गई थी अलायंस को लेकर के, दो अलग अलग हिस्से में चले, एक भारतीय जनता पार्टी के साथ थी, एक बाहर थी, उसका बड़ा नुकसान हुआ। इसी ढंग से एआईडीएमके के अंदर स्थिति है। एआईडीएमके के अंदर जो पेलानी स्वामी है, ई पेलानी स्वामी, जो उसके महासचिव हैं, उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी ओ पन्नीरसेल्वम को अलग कर रखा है। वो एक दो धड़ा है एआईडीएमके का। अगर बार बार अमित शाह की ओर से इशारा दिया पेलानी स्वामी को कहा जा रहा है कि आप सेट कीजिए, ओ पन्नीरसेल्वम को अपनी ओर सेट कीजिए, ये सीटों का विभाजन या वोटों का विभाजन ठीक नहीं चुनाव के वक्त में, अपनी थोड़ी सी महत्वाकांक्षा को कम कीजिए और इनको सेट कीजिए। उनको ही नहीं, इनके अलावा दिनाकरन है, दिनाकरन भी उपेक्षित महसूस कर रहे हैं एआईडीएमके में। उनका एक अलग धड़ा है, शशिकला के पुत्र हैं दिनाकरन साहब। तो पिनाली स्वामी को केंद्रीय मंत्री के हाथ से अमित शाह बार बार कह रहे हैं कि आप इन दोनों को समायोजित करें। अगर ओ पन्नीरसेल्वम और दिनाकरन अलग हो जाते हैं एआईडीएमके से तो एआईडीएमके खुद कमजोर हो जाएगी। क्यों? जो थेवर जाति है वहां की, एक इन्फेक्टिव जाति है, ओबीसी की जाति है, वहां से बिलोंग करते हैं ओ पन्नीरसेल्वम और दिनाकरन। अगर वो जाति रूठ जाएगी, अगर लाइन से बाहर रहेगी तो दिक्कत आएगी। कहते हैं इसी नाराजगी की वजह से ये बात नहीं मानने को तैयार हो रहे हैं पिनाली स्वामी। तो उनको त्रिची की जो भारतीय जनता पार्टी की जो रैली थी उसमें उस ढंग से बुलाया नहीं गया। तो ये सारी चीजें अगर मानते हैं नहीं मानते, अगर नहीं मानते हैं तो अमित शाह ने एक और स्टैंड ले रखा है, जो मैं कह रहा हूं जोसेफ विजय चंद्रशेखर जो विपक्ष में के सीटों का बंटवारा करने वाला, वोट का बंटवारा करने के मैदान में उतरे हैं। कहा नहीं होगा तो उन्हीं से अलायंस कर लेंगे, एक्टर विजय से ही अलायंस कर लेंगे, उनको समझा देंगे भाई क्यों तुम धुर विरोधी हो। अगर एआईडीएमके का धड़ा नहीं मानता है तो अगर ऐसा हो जाता है तो कहते हैं फिर सरकार के आसपास आ जाएगी भारतीय जनता पार्टी, कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन अगर विजय का रोल क्या रहता है, वो यूं तो चुनाव लड़ रहे हैं इसलिए को अगली सरकार बनाएंगे, लेकिन अगली सरकार बनाने के क्रम में जो सत्तारूढ़ दल है डीएमके, उसके सीटों का विभाजन करेंगे, तब तो अपनी सरकार बना लेंगे। अगर उनको इतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो फिर भारतीय जनता पार्टी के अलायंस में आ जाए और अलायंस में आकर के फिर सत्ता में उस ढंग से सहयोगी बना के भारतीय जनता पार्टी को आए, तो उसमें फायदा भारतीय जनता पार्टी को बड़ा फायदा होने वाला है। तब उस सूरत में एआईडीएमके जो मान नहीं रही है, उनके नेता ही बड़े नेता रूठे पड़े हैं उनसे, और पन्नीरसेल्वम रूठे पड़े हैं, इसके अलावा दिनाकरन रूठे पड़े हैं, उनको मना नहीं पा रहे हैं पिनाली स्वामी। अगर नहीं मनाते तो आखिरकार एक विकल्प ये भी है। इसके अलावा वहां पर विजयकांत है, पुराने नेता है, एक्टर से नेता थे, अब दुनिया में है नहीं, उनकी पत्नी प्रेमलता जी हैं। प्रेमलता विजयकांत की एक पार्टी है, उसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी अलायंस की बात हो रही। ये सब इसलिए महत्वपूर्ण है 2026 में भारतीय जनता पार्टी का तमिलनाडु की विधानसभा में एक कारगर या दिखने वाली मौजूदगी, क्योंकि 2029 का जो लोकसभा चुनाव है, आपको बता दें कि तमिलनाडु से 40 कम एक लोकसभा सीटें हैं, और वो अब तक जो वहां स्थिति रही है एक भी भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई। तो अगर तमिलनाडु की विधानसभा के में अगर 2026 में भारतीय जनता पार्टी की मजबूत मौजूदगी होती है तो इसका रिपल्केशन अगले 2 साल के बाद होने वाले लोकसभा चुनाव में, 3 साल कह लीजिए यूं, इसके बाद 2.5 साल रह जाएगा, तो उसमें देखने को मिलेगा। तब भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में भी जो 39 सीटें हैं, 39 सीटों में अपनी मजबूत हैसियत में आएगी।
ये सारी व्यू रचना इसी अंदाज में है। तो जैसा कि आपको कह रहा था, मुझे बहुत बड़ा कुछ होता दिख रहा है तमिलनाडु में। तमिलनाडु बहुत बड़ा, इतना बड़ा नहीं होता दिख रहा है जैसा 2017 में उत्तर प्रदेश में दिख गया था। हाँ जरूर, जैसा पिछली बार हुआ था पश्चिम बंगाल में 2021 में, वैसा होता हुआ दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी प्रतिपक्षी दल की भूमिका में तमिलनाडु की विधानसभा में होती हुई दिख रही है। कहते हैं जिस ढंग से व्यू रचना रची गई है, वहां मंदिर में दीप जलाने का मामला है, या जो नैना उरू पोंगल, मोदी पोंगल में हर शहर में मोदी के मौजूदगी, हर गांव में मौजूदगी को लेकर के एक अभियान चलाया है। नागेंद्र जो वहां के अध्यक्ष हैं, उसका समापन हुआ है, पद यात्राएं की है, पूरे मोदी की मौजूदगी को लेकर तमिलनाडु में हर जगह पे ये अभियान जो चल रहा है, उसके कारगर या उसकी लोकप्रियता को देख के कहा जा रहा है कि बिल्कुल अप्रत्याशित ढंग से इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी वहां उभर के आती हुई दिख रही है। और ये सब तब हो रहा है जब कांग्रेस पार्टी ही खुद एक विभाजित मूड में दिख रही है, क्योंकि राष्ट्रवादी वोट जो है किसी न किसी राष्ट्रीय दल को मिलता है। अगर कांग्रेस का एक विभाजन रहेगा या दुविधा रहेगी कि मैं जाऊं डीएमके के साथ, नहीं जाऊं, या सरकार में शामिल क्यों नहीं किया, इसके बाद में रूठे रहेंगे, तो राष्ट्रीय दल के नाते भारतीय जनता पार्टी वहां मौजूद है, वोट उनको जाएगा। और ये फायदा भारतीय जनता पार्टी को इसलिए होगा कि कांग्रेस ग्राउंड पे बहुत कमजोर होती जा रही है समय के साथ साथ। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार, नमस्कार, धन्यवाद। नंदरी कहते हैं तमिल में धन्यवाद को।